गुड मॉर्निंग साकेत आईएएस के सभी लोगों को। आज भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रैक्टिस सेट 8 में सबका वेलकम है। और आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रैक्टिस सेट 8 में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि मैक्सिमम टॉपिक जो हैं इसके, वो आपके शेयर मार्केट से या कैपिटल मार्केट से रिलेटेड हैं। तो हम लोग यहाँ चैप्टर वाइज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि किसी चैप्टर में क्वेश्चन का नंबर कम है, किसी में ज़्यादा है, तो उसे हमने प्रैक्टिस सेट के नाम से पूरा इसमें डाल रखा है। पर आप क्वेश्चन को देख करके समझ जाएंगे कि ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है। तो हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के जो क्वेश्चन हैं, इनके मैक्सिमम क्वेश्चन शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट से अटैच्ड हैं, और इनको लेकर के थोड़ा सा जो एक बैकग्राउंड होना चाहिए उसको हम साथ लेकर के चलेंगे। शेयर मार्केट के साथ साथ हम इसमें डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है। पहला ही क्वेश्चन हमारा रेजिडेक्स से लिया गया है। रेजिडेक्स दो शब्दों को मिलाकर के बना गया है, रेजिडेंस और इंडेक्स। रेजिडेंस का मतलब क्या होता है? आवास, ठीक है ना। रेजिडेंस का मतलब होता है आवास, और इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक। तो इन दो शब्दों से मिलकर के बना है रेजिडेक्स, यानी कि आवासीय सूचकांक। तो आवासीय सूचकांक क्या होते हैं और आवासीय सूचकांक का संबंध किससे होता है, इसी को लेकर के ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। सूचकांक रेजिडेक्स का संबंध किससे है? ए शेयर कीमत से, बी म्यूचुअल फंड कीमत से, सी कीमत सूचकांक से, और डी भूमि कीमत से। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भूमि कीमत से इसका संबंध है। भूमि का संबंध किससे है? आवास से। तो आवास यानी कि घर बनाने, बिल्डिंग बनाने, ये जितने भी बिल्डिंग बनाई जाती हैं, बिल्डर्स होते हैं, ये पहले जमीन को खरीदते हैं और उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनाते हैं, चाहे वो फ्लैट्स हो, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो या प्राइवेट हाउसेज हो। तो इन सब में जो कीमतें बढ़ती हैं, यानी कि समय के साथ मकानों की, आवास की जो कीमतें बढ़ती हैं, उस कीमत वृद्धि को की गणना करने के लिए रेजिडेक्स सूचकांक डेवलप किया गया है। और यह सूचकांक 2007 में नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक NHB द्वारा 2007 में ये रेजिडेक्स नाम का सूचकांक जो है वो डेवलप किया गया। और इस सूचकांक के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि प्रतिवर्ष आवास या मकानों की कीमतों में जो वृद्धि हो रही है वो किस अनुपात में हो रही है। इसको ऐसे और समझें, जैसे हमारे देश में सरकार द्वारा अलग अलग विभागों द्वारा कीमत सूचकांक तैयार किए गए हैं, जिन्हें हम प्राइस इंडेक्स कहते हैं। जैसे थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI इसको बोलते हैं। दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हम CPI बोलते हैं। तो CPI और WPI से हमें तो होलसेल मार्केट यानी कि थोक बाजार, और जो फुटकर बाजार है, कंज्यूमर मार्केट है, वहां पर जो कीमतों में चेंज आ रहा है उसके बारे में पता चलता है WPI और CPI से। लेकिन ये पार्टिकल किसी एक सेक्टर से रिलेटेड कीमतों में परिवर्तन को बताता है, और वो सेक्टर है आवासीय सेक्टर। और आवासीय सेक्टर का संबंध इनमें से भूमि से है, इसलिए रेजिडेक्स जो है ये किससे संबंधित है? भूमि कीमत से संबंधित है। दो बातें इसमें नोट कर लीजिए। पहला ये कि ये जो रेजिडेक्स है ये NHB द्वारा, यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, इसने इसको डेवलप किया, और इसके डेवलपिंग का टाइम था 2007। ये दो बातें इसमें नोट डाउन करके चलिए। और ये दो शब्दों से मिलकर के बना है रेजिडेंस और इंडेक्स। देखिए, इंडेक्स शब्द कई संदर्भों में इस्तेमाल किया जाता है। इंडेक्स का मतलब ही होता है इंडिकेट करने वाले पॉइंट, यानी कि सूचना देने वाले अंकों को ही सूचकांक कहते हैं। इनको हिंदी में सूचकांक और इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं। तो जिससे संबंधित, जैसे बैंक एक्स होता है, तो बैंक एक्स क्या है? बैंक से संबंधित सूचना देने वाले इंडेक्स होते हैं बैंक एक्स। जैसे सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स का संबंध किससे है? शेयर मार्केट से है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के इंडेक्सेस जो है किसी विशेष क्षेत्र की जानकारी देने वाले अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? यानी कि ये जो नालंदा परियोजना भारत सरकार ने शुरू की है, यह किस डिपार्टमेंट ने शुरू की है, ये आपसे पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के
नालंदा परियोजना का संबंध किससे है और नालंदा परियोजना कैसे और किसने शुरू की, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको हम यहाँ बताएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, आगे भी क्वेश्चन आएंगे। पहला इसका ऑप्शन है ए संस्कृति, बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी अल्पसंख्यक मामले, डी विदेशी। तो नालंदा परियोजना का संबंध क्योंकि अल्पसंख्यकों से है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी अल्पसंख्यक मामले। यानी कि जो नालंदा परियोजना है इसका संचालन अल्पसंख्यकों के मामले से संबंधित जो मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके माध्यम से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। अब इस मंत्रालय के नाम से एक बात यहां क्लियर हो जाती है कि इस योजना का संबंध कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय से है। जो माइनॉरिटीज हमारे जो ग्रुप हैं उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। तो यह योजना के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। नालंदा परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में। तारीख नोट कीजिए, वर्ष 2014 में 2014 में नालंदा परियोजना का आरंभ अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा किया गया और इसकी शुरुआत की गई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, AMU से इसकी शुरुआत की गई थी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इसे पहली बार लागू किया गया। और नालंदा परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, इन अल्पसंख्यकों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना, अल्पसंख्यकों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना, इस उद्देश्य से नालंदा परियोजना शुरू की गई 2014 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के नियंत्रण में। नालंदा शब्द का ही आप मतलब समझ गए होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था एंशिएंट पीरियड में और नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का केंद्र था और देश और विदेशों के बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो उसी नाम से इसको शुरू किया गया। जैसे अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं भी पता है तो भी नालंदा नाम से आप जान जाएंगे कि कहीं ना कहीं इसका संबंध शिक्षा से ही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? यहां पर ध्यान दें, शेयर बाजार का दूसरा नाम क्या है? पूंजी बाजार, यानी कि कैपिटल मार्केट भी इसको कहते हैं। तो ये जो शेयर बाजार है इसे कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है? ए फेमा, फेमा के बारे में अभी आपको हम बताएंगे क्या है फेमा, FEMA, फेमा, सेबी यानी कि SEBI, सेबी, MRTP, तीसरा ऑप्शन है MRTP, बहुत महत्वपूर्ण है ये, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ABC में से कौन ऐसा है जो कि भारत के शेयर बाजार को नियंत्रित करता है? देखिए शेयर बाजार क्या होता है, पहले इसको समझें। बहुत गर्मी है, गेट खोल दीजिए। शेयर बाजार क्या होता है इसको समझिए। शेयर बाजार का मतलब एक ऐसा स्थान या वो जगह जहां पर जो पब्लिक है वो किसी कंपनी के शेयर को खरीदती है और यह काम स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है। भारत में इसके लिए जो महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज हैं वो BSE और NSE के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत के दो प्रसिद्ध ऐसे स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनके माध्यम से आम आदमी किसी कंपनी के शेयर को खरीदता और बेचता है। अब ये पूरा जो शेयर मार्केट है जिसमें आम आदमी, हम और आप इतना सारा पैसा लगाते हैं, तो इतने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से हम जब पैसे लगाते हैं तो हमारे पैसे की सिक्योरिटी करने के लिए एक अथॉरिटी की जरूरत थी। इसीलिए भारत सरकार ने एक संसदीय अधिनियम के द्वारा सेबी की स्थापना की। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रतिभूति लेन देन बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि एक ऐसा बोर्ड जो कि भारत की प्रतिभूति या शेयर लेन देन को नियंत्रित करता है। और इसकी स्थापना कब की गई? सेबी की स्थापना की गई 1988 में। ये जो हम तारीख डेट आपको बता रहे हैं ये जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि अलग से इन पर भी क्वेश्चन बने हुए हैं। अभी फेमा और MRTP के बारे में बताएंगे, पहले सेबी के बारे में जानिए। तो सेबी एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो भारत के शेयर बाजार या पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है और इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित करके हुई थी
1988 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में सेबी को वैधानिक शक्तियां, कानूनी शक्ति देने के लिए 1992 में एक अधिनियम पारित किया गया था। दो अलग अलग प्रश्न सेबी से बनते हैं। अगर पूछा जाए सेबी की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि सेबी को कब वैधानिक दर्जा दिया गया या सेबी को वैधानिक दर्जा देने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया, तो वो है 1992। दोनों नोट कर लीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी, सेबी। अब व्याख्या में हम फेमा को भी पढ़ेंगे। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यह है विदेश व्यापार से संबंधित एक टॉपिक है और इसमें ये एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा या जिसका पालन करके हम किसी देश के साथ और भारत के साथ जो पैसे की आवाजाही होती है, जैसे आप कितना धन देश से बाहर ले जा सकते हैं और कितना धन देश के अंदर ला सकते हैं, ये सारे नियम कानून या इसका जो नियमन है उनको रेगुलेट करने वाले कानून है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब ये फेमा जो लागू हुआ एक्चुअली जून 2000 में लागू हुआ था। फेमा कानून भारत सरकार द्वारा जून 2000 में लागू किए गए, लेकिन इससे भी दो प्रश्न बनते हैं कि अंतिम रूप से फेमा कब लागू किया गया। तो अंतिम रूप से फेमा जून 2002 में लागू किया गया। फेमा से पहले कौन सा कानून था जो ये काम करता था? फेमा से पहले जो कानून था उसका नाम है फेरा। ठीक है, फेरा। क्या है इस फेरा का पूरा नाम? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट कब बना था? ये बना था 1973 में। अब बहुत सारे फैक्ट यहां निकल के आ रहे हैं, हम एक एक करके बोल रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए। जहां जरूरत पड़े वीडियो को पॉज करिए और फिर से सुनिए, फिर से उसको नोट कीजिए। आपके पास एक कंप्लीट नोट्स होगा। ये केवल प्रैक्टिस नहीं है, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं है। इन क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू एक बड़ा मैटर आपको दिया जा रहा है। एक तरह से आपकी जीएस की क्लास चल रही है, ये मान के चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका फायदा उठाइए और आने वाले एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कीजिए। तो ये जो फेरा है 1972 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था और यह क्या करता था? यह भारत से विदेशी मुद्राओं के बाहर जाने को नियंत्रित करता था ताकि विदेशी मुद्राएं भारत में सुरक्षित रह सकें। उस समय भारत में विदेशी मुद्राओं की बहुत नीड थी, इसलिए बहुत ही कठोर कानून था फेरा में। और ऐसे लोग जो गलत तरीके से देश का पैसा ब्लैक मनी के रूप में या किसी भी रूप में बाहर ले जाते थे, उनको बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था इस फेरा में। जैसे दो प्रकार के अपराध होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। तो इस फेरा में क्रिमिनल केस की तहत कार्यवाही की जाती थी। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से विदेशी मुद्रा देश से बाहर ले जाता हुआ पाया जाता या किसी प्रकार का घपला करता हुआ पाया जाता तो उस पर 5 गुना अर्थदंड लगता था, पेनल्टी लगती थी, साथ ही साथ उसको जेल होती थी और इसके अलावा उस पर बहुत ही कठोर कार्यवाही की जाती थी। तो ये फेरा कानून बहुत ही कठोर था। लेकिन 1991 में जब भारत सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी की नीति को अपनाया तो इस कानून को भी उदार बनाया, लिबरल बनाया और इसी के तहत फेरा को फेमा में बदला। तो फेरा को समाप्त करके फेमा पहली बार लागू किया गया जून 2000 में। लेकिन 2 वर्ष का समय इसलिए दिया गया कि पहले से जो केस चल रहे थे इस संदर्भ में, उन केस की निपटाई 2 वर्ष में कर दी जाए और अंतिम रूप से 1 जून 2002 में फेरा को पूरी तरह से समाप्त करके फेमा लागू किया गया। तो फेमा का संबंध किससे है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार से या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की आवाजाही को कौन नियंत्रित करता है? उत्तर है फेमा। शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है? सेबी। अब तीसरा आ गया एमआरटीपी। ये क्या था? एमआरटीपी अधिनियम 1969 में पारित किया गया था और इस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय एमआरटीपी अधिनियम जब लागू किया गया, पूरा नाम इसका क्या है? मोनोपोली एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोलीज का मतलब होता है एकाधिकार। जब कोई एक ब्रांड का किसी एक व्यापार पर पूरा नियंत्रण हो जाता है तो इसे मोनोपोली कहते हैं। और इसी मोनोपोली को समाप्त करने के लिए, एकाधिकारवादी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी ने
1969 में MRTP अधिनियम पारित करके बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े जो पूंजीपति थे उन पर एक प्रकार से प्रतिबंध या नियंत्रण लगाया, ताकि जो बाजार है उस पर उनका एकाधिकार ना हो जाए। और MRTP अधिनियम या बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधी जो आदेश इंदिरा गांधी ने इसी दौरान लिए थे, ये सारी चीजें इंदिरा गांधी की सोवियत संघ की विचारधारा या समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थी। इंदिरा गांधी सोवियत यात्रा पर गई और वहां से आने के बाद उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मूलभूत परिवर्तन किए, चाहे वह भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ने की बात हो प्रस्तावना में, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसे परिवर्तन जिनमें सरकार का नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर किया जा रहा था, प्राइवेट सेक्टर को नियंत्रण में रखा जा रहा था। तो एक प्रकार से प्राइवेट सेक्टर को नियंत्रण में रखने के लिए और बड़े बड़े पूंजीपतियों या बड़े बड़े ब्रांड की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति को रोकने के लिए MRTP अधिनियम लागू किया गया था। तो ये तीनों पॉइंट की बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने पूरा टाइम आपको दिया, क्योंकि यहां से अलग अलग 3 प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, दलाल स्ट्रीट कहां स्थित है? दलाल स्ट्रीट कहां पर स्थित है पूछा गया है। ए नई दिल्ली, बी लंदन, सी मुंबई, डी पेरिस। तो इसका राइट आंसर होगा सी मुंबई में। अब दलाल स्ट्रीट है क्या, इसको समझिए। दलाल स्ट्रीट का संबंध शेयर बाजार से है। स्ट्रीट का मतलब होता है गली और दलाल का मतलब होता है ब्रोकर। ये एक ऐसा बाजार जहां पर एक समय में सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से यहां पर शेयर खरीदे जाते थे और बहुत सारे जो शेयर दलाल थे या जो ब्रोकर थे वहां इनका जमावड़ा लगा रहता था, तो इसीलिए उस क्षेत्र को दलाल स्ट्रीट कहा गया। ठीक है, जैसे अमेरिका या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को या न्यूयॉर्क के शेयर मार्केट को हम वॉल स्ट्रीट कहते हैं, वैसे ही भारत के शेयर मार्केट को या भारत के जो मुंबई में स्थित शेयर मार्केट है उसे हम दलाल स्ट्रीट कहते हैं। और इसी दलाल स्ट्रीट के थ्रू जो BSE है, BSE और NSE, 2 स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई में, BSE और NSE। BSE का नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये दोनों ही व्यापार करते हैं। तो दलाल स्ट्रीट में मुख्यतः BSE का नाम आता है। कुल मिलाकर के राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ये दूसरा प्रश्न है इस टॉपिक से। अभी एक प्रश्न हमारे सामने आया था, रेजिडेक्स का 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मैंने आपको बताया था, रेजिडेंस और इंडेक्स से लिया गया है। तो रेजिडेंस या रेजिड प्लस एक्स, इसका मतलब है कि एक ऐसा इंडेक्स जो रेजिडेंशियल है, आवासीय सूचकांक है। तो यह रेजिडेक्स किस वर्ष में शुरू किया गया था? फटाफट बताइए। अभी पिछले क्वेश्चन की व्याख्या में मैंने इसकी डेट बताई, देखें आपको याद है कि नहीं। तो ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2007 में, ऑप्शन डी 2008 में। राइट आंसर इज सी 2007 में। 2007 में रेजिडेक्स शुरू किया गया। और रेजिडेक्स शुरू करने वाले कौन थे, किसने शुरू किया? ये NHB ने शुरू किया। NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक ने 2007 में रेजिडेक्स शुरू किया। और रेजिडेक्स एक ऐसा सूचकांक है जो भूमि या जमीनों या मकानों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन या मुद्रा स्फीति को बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनसाइड ट्रेडिंग। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं और इनसाइडर ट्रेडिंग का एक और नाम है भेदिया कारोबार। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है, शेयर बाजार से संबंधित है। इसका नाम है भेदिया कारोबार। भेदिया कारोबार, अच्छा भेदिया किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? भेदिया का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र की गोप या बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जानकारी को, गोपनीय जानकारी को किसी और तक पहुंचा देना चुपके चुपके, इसको भेदिया कहते हैं। घर का भेदी लंका ढाई बोला जाता है ना। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग जिसे हम भेदिया कारोबार भी कहते हैं, इसका संबंध किससे है? ए सार्वजनिक व्यय से, बी करारोपण से, सी शेयर बाजार से, डी हवाला से। राइट आंसर इज सी शेयर बाजार से, यानी कि यह शेयर बाजार से संबंधित है। अब ये है क्या, इसको समझिए। देखिए, किसी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसमें कई सदस्य होते हैं।
तो उसमें जो लोग होते हैं वो कंपनी की मीटिंग में भागीदारी करते हैं। तो कंपनी किसी महत्वपूर्ण या बहुत ही गोपनीय मुद्दे पर जब चर्चा करती है तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों को वो जरूर पता रहता है। अगर इनमें से कोई भी इन गोपनीय जानकारी का फायदा उठा करके और किसी कंपनी के शेयर को लाभ पहुंचाए और इनको लाभ पहुंचाने के लिए वह स्वयं भी लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन इससे मार्केट को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसी कंपनी की गोपनीय जानकारी को चुराकर और उसके आधार पर कंपनी में जो शेयर की बिक्री है उसको प्रभावित करना, इसी को कहा जाता है इनसाइड ट्रेडिंग या भेदिया कारोबार। और ध्यान रहे, सेबी ने इसे पूरी तरह से बैन कर रखा है। सेबी के नियमानुसार अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति इनसाइड ट्रेडिंग करता हुआ पाया गया तो उस पर कानून के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन चोरी छुपे बहुत सारी कंपनियां और उनके जो इनसाइडर्स होते हैं वो इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, तो इससे शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव आता है और इससे जो निवेशक हैं उनको नुकसान होता है और पूरे शेयर बाजार में बहुत तेजी से उथल पुथल अनस्टेबिलिटी आ जाती है। इसीलिए यह गैर कानूनी माना गया है। भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? ए क्रिसिल, बी केयर, सी इक्रा, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी उपरोक्त सभी। क्रिसिल, केयर और इक्रा ये तीनों ही भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। अब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है इनको समझिए। क्रेडिट को हिंदी में कहते हैं साख, ठीक है, तो ये क्या हुई? साख निर्धारण एजेंसी। साख क्या होती है ये भी समझिएगा और ये किस प्रकार से काम करती हैं। साख निर्धारण एजेंसी मुख्य रूप से किसी कंपनी की क्रेडिट का निर्धारण करती हैं। किसी कंपनी की परफॉर्मेंस, यानी कि जो निवेशक होता है वह व्यक्ति जो शेयर बाजार में या किसी कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहता है या किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तो वह उस कंपनी की परफॉर्मेंस को देखता है। तो उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए वह कंपनी की क्रेडिट को देखता है और कंपनी की इसी क्रेडिट का निर्धारण करने वाली जो एजेंसी होती हैं उन्हें हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहते हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो पूरे देश की या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों की क्रेडिट का निर्धारण करती हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, S&P आपने सुना होगा, जैसे मूडीज, ठीक है, इनके नाम आपने। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रेडिट का या साख का निर्धारण करती हैं, अर्थव्यवस्था का या मल्टीनेशनल कंपनी का। और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर किसी कंपनी की साख निर्धारण करने वाली ये संस्थाएं हैं, क्रिसिल, केयर और इक्रा। और इन संस्थाओं या एजेंसी द्वारा कंपनियों की परफॉर्मेंस को चेक करके उन्हें कुछ सिंबल दिए जाते हैं, जैसे ए, डबल ए, ट्रिपल ए, बी, डबल बी, ट्रिपल बी। ये सिंबल इस बात के सूचक होते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। सबसे ऊंची क्रेडिट जो होती है वो होती है A+, ठीक है, A+ या ट्रिपल ए। ट्रिपल ए सबसे ऊंची जो परफॉर्मेंस है, क्रेडिट है। अगर किसी कंपनी को इन एजेंसीज ने ट्रिपल ए या A+ सिंबल दिया है, चिन्ह दिया है, तो इसका मतलब है कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उस कंपनी में पैसे लगाने से या उस कंपनी के शेयर खरीदने से आपको लाभ होने वाला है। तो केवल इतने सिंबल चिन्ह से ही निवेशक उसमें पैसे लगाता है, क्योंकि निवेशक इस बात से निश्चिंत होता है, उसे पता होता है कि कंपनियों ने, ये जो एजेंसीज हैं, इन एजेंसी ने कंपनियों की परफॉर्मेंस को, उसकी कार्यप्रणाली को चेक किया हुआ है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो भारत की हैं ये उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, निक्की क्या है? निक्की क्या है? ऑप्शन ए जापान का विदेशी विनिमय बाजार है। ऑप्शन बी देश के योजना आयोग का जापानी नाम है। ऑप्शन सी जापान के केंद्रीय बैंक का नाम है। ऑप्शन डी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है। तो अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो बताइए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है निक्की। जैसे भारत का, वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय सूचकांक है, जिसका एक पहचान है पूरे शेयर बाजार की, वो है सेंसेक्स।
ठीक है ना। सेंसेक्स यानी कि सेंसिटिव इंडेक्स, दो शब्दों से मिलकर के बना है, सेंसिटिव इंडेक्स या संवेदी सूचकांक। तो सेंसेक्स भारत के शेयर बाजार की पहचान है, इंडेक्स है। सेंसेक्स के में वृद्धि होने से या सेंसेक्स अप होने से भारतीय शेयर बाजार में तेजी आती है, यानी कि जब शेयर बाजार में तेजी आएगी तो सेंसेक्स में वृद्धि होगी, और जब शेयर बाजार में गिरावट आएगी तो सेंसेक्स में भी गिरावट आएगी। तो जितने भी निवेशक हैं, चाहे वे घरेलू स्तर पर हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, वो सेंसेक्स के अंकों को देख करके ही पता कर लेते हैं कि भारतीय शेयर बाजार की क्या स्थिति है। वैसे ही जापान का जो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत ही फेमस इंडेक्स है या सूचकांक है, उसका नाम है निक्की। जब आपको यह जानना हो कि जापान के शेयर बाजार में क्या चल रहा है, तेजी है या गिरावट है, तो आप जापान के इस सूचकांक को, निक्की को देख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि जापान के शेयर मार्केट में इस समय क्या स्थिति है। अगला प्रश्न, भारतीय पूंजी बाजार में, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि शेयर बाजार को पूंजी बाजार भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न पूंजी बाजार से, अगर आपको ये बात नहीं मालूम होगी तो आप समझ नहीं पाएंगे ये प्रश्न क्या है, क्या पूछना चाहता है। तो शेयर बाजार या पूंजी बाजार एक ही है। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने नियामक शक्तियां प्रदान की हैं। इनमें से किसको? नियामक शक्तियां। नियामक का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट या रेगुलेटरी, जो कि पूंजी बाजार को रेगुलेट करे, नियमित करे, ताकि उसमें घोटाले ना हो। ऐसी संस्था कौन सी है? ए सेबी, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आपको पता है, अभी हम बता चुके हैं, सेबी। सेबी को इसीलिए बनाया गया था कि यह पूरे पूंजी बाजार को रेगुलेट कर सके और जो निवेशक है उनके हितों की संरक्षा कर सके और कंपनियों की जो गतिविधियां हैं उन पर निगरानी कर सके। अगर कोई कंपनी गलत करती है, कैसे इसी सेबी के कार्यवाही के तहत जो सहारा थे, सहारा के जो हेड है सुब्रत राय, उनको जेल भी जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने निवेशकों के साथ कुछ घोटाला किया था। तो इस घोटाले को रोकने के लिए सरकार ने सेबी को बनाया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? प्रतिभूति को हम क्या कहते हैं? शेयर बाजार। और प्रतिभूति को शेयर कहते हैं, प्रतिभूति को इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटीज। प्रतिभूति का मतलब शेयर, बॉन्ड, किसी भी रूप में शेयर, यानी कि शेयर के जो तमाम रूप हैं, किसी भी रूप में आप किसी कंपनी में अपना पैसा लगाते हो किसी भी प्रतिभूति के माध्यम से, तो उसको सिक्योरिटी ही या प्रतिभूति ही कहा जाता है। अब पूछा गया है कि विश्वसनीय प्रतिभूतियां क्या हैं, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऐसे शेयर जिनकी सरकार ने गारंटी दी हो, बी ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, सी ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ मिलता हो, और डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्वसनीय शेयर कौन है? ऐसे शेयर, ऑप्शन सी होगा, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ मिलता हो। ध्यान देना, इन्हें ब्लू चिप, इन्हें ब्लू चिप शेयर भी कहते हैं। ब्लू चिप शेयर और ब्लू चिप कंपनी दोनों शब्द आप देखेंगे। ऐसी कंपनियां जो निरंतर प्रॉफिट अर्न करती हैं, उन कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छी होती है, बाजार पूंजीकरण अच्छा होता है, और इन कंपनी में जो लोग अपना पैसा लगाते हैं या जो लोग इन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, उनको भी लगातार ऊंचा लाभ मिलता है। तो ऐसे कंपनी को ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, और उन कंपनियों के शेयर को जो है वो क्या कहते हैं? विश्वसनीय प्रतिभूति या ब्लू चिप शेयर कहते हैं। तो ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ मिलता हो, मतलब निरंतर प्रॉफिट होता हो, ऐसे शेयर को विश्वसनीय प्रतिभूतियां या दूसरा नाम ब्लू चिप शेयर भी कहते हैं। अगला प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। तो एक प्रश्न से और नए प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं, ये तरकीब भी आप यहां पर सीख लें। तो ब्लू चिप कंपनी और ब्लू चिप शेयर और विश्वसनीय प्रतिभूतियां एक ही चीज होती है। ठीक है। अगला, इरडा किसका नियमन करती है? IRDA, इरडा इनमें से किसका नियमन करती है? ऑप्शन ए बैंकिंग कंपनियों का, ऑप्शन बी बीमा कंपनियों का, ऑप्शन सी फुटकर व्यापार का, ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? बीमा कंपनी का। इरडा का पूरा नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इंश्योरेंस
रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा नियामक प्राधिकरण, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण एक ऐसी संस्था है जो कि भारत के संपूर्ण बीमा क्षेत्र का नियमन करती है, प्रबंधन करती है। और यह बीमा चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, यानी कि चाहे आप LIC से बीमा कराएं या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से बीमा कराएं, आप चाहे हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, चाहे आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं, चाहे आप किसी व्यक्ति का, पशुओं का या किसी भी संपत्ति का, यानी कि सभी प्रकार के बीमा और सभी प्रकार की कंपनियां जो बीमा बाजार में काम करती हैं, उन सभी का प्रबंधन और नियमन जो संस्था करती है उसका नाम है IRDA। और IRDA की स्थापना जो है वर्ष 2000 में की गई थी, और इसलिए इसकी स्थापना की आवश्यकता पड़ी क्योंकि सरकार ने जब प्राइवेट क्षेत्र को भी शेयर पूंजी बाजार सरकार ने जब प्राइवेट क्षेत्र को भी बीमा व्यापार करने की या बीमा क्षेत्र में आने की अनुमति दे दी, तो इन प्राइवेट सेक्टर की निगरानी करने के लिए एक अथॉरिटी की जरूरत थी। तो IRDA इसीलिए बनाया गया कि चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, भारत में व्यापार करने वाली सभी प्रकार की बीमा कंपनियों की निगरानी का कार्य जो है वो IRDA करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक एक्सचेंज को, तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं? थोड़ा कठिन भाषा का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस को जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक का क्या नाम है? A BSE, B NSE, C निफ्टी, D मूल्य सूचकांक। पहले इसका सही उत्तर जान लीजिए, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन C निफ्टी। ठीक है, निफ्टी दो शब्दों से मिलकर के बना है, नेशनल प्लस 50। नेशनल का मतलब है कि यह जो है NSE का सूचकांक है, और वास्तव में ये NSE सूचकांक नहीं है बल्कि NSE एक स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, एक भारत का प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंज है BSE और दूसरा है NSE। BSE का पूरा नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये दोनों ही मुंबई में स्थित हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसका सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। सेंसेक्स 30 कंपनियों की परिवर्तन पर आधारित है, यानी कि 30 कंपनियां, ये वो कंपनियां हैं जो BSE में लिस्टेड हैं। BSE में रजिस्टर्ड तमाम कंपनियों में से सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली, यानी कि ब्लू चिप कंपनियों में से 30 कंपनियों का चुनाव किया जाता है, और इन 30 कंपनियों की परफॉर्मेंस के आधार पर जो अंक तैयार किए जाते हैं उन्हें सेंसेक्स कहते हैं। तो सेंसेक्स किससे संबंधित इंडेक्स है, सूचकांक है? सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित सूचकांक है, और यह कितनी कंपनियों के शेयर पर आधारित है या कितनी कंपनियों के परफॉर्मेंस पर आधारित सूचकांक है? ये 30 कंपनियों की परफॉर्मेंस को बताने वाला एक सूचकांक है। और दूसरा महत्वपूर्ण सूचकांक क्या है भारत का? निफ्टी। तो निफ्टी किसका सूचकांक है? NSE का। ठीक है, ये NSE का सूचकांक है, और निफ्टी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक नेशनल, नेशनल क्यों? क्योंकि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक है NSE का, इसलिए इसमें नेशनल से लिया गया है शुरुआती शब्द, और बाद में क्योंकि यह 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस पर आधारित है, तो 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस पर आधारित होने के कारण इसमें 50 शब्द जोड़ा गया है। तो निफ्टी 50 दोनों को मिलाकर के बना दिया गया निफ्टी। तो निफ्टी का संबंध 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस से है। प्रश्न के अनुरूप पूछा गया है, भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक एक्सचेंज को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक किससे संबंधित है? राइट आंसर है निफ्टी से। BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि यह वो बाजार है जहां से आप शेयर खरीदते हैं, और निफ्टी और सेंसेक्स वह सूचकांक है जिनसे आपको इन बाजारों के उतार चढ़ाव के बारे में पता चलता है। मूल्य सूचकांक क्या है? अभी मैंने बताया, इनको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स, और मुख्य रूप से दो हैं प्राइस इंडेक्स। एक है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। यह सूचकांक हमें बताता है कि फुटकर बाजार में कीमतों में क्या परिवर्तन हो रहा है, और यह सूचकांक हमें बताता है थोक बाजार में कीमतों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं।
तो महंगाई के बारे में बताने वाले सूचकांक मूल्य सूचकांक हैं, निफ्टी एनएसई के बारे में बताते हैं और सेंसेक्स बीएसई के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित वक्तव्यों में से बंबई शेयर बाजार के लिए कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, पूछा है इनमें से किसका संबंध बीएसई से है? बंबई शेयर बाजार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ए, यह भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है। बी, इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। सी, इसके शेयर सूचकांक को सेंसेक्स नाम से जाना जाता है। डी, उपरोक्त सभी। पूछा है क्या सही है, तो पहले एक एक करके देख लेते हैं। यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और भारत ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, या स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर बाजार, ठीक है। तो यह यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और यह भारत के साथ साथ एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट है। यह वाला बिल्कुल सही है। शेयर बाजार, मुंबई शेयर बाजार या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दलाल स्ट्रीट भी कहा जाता है, पीछे अभी व्याख्या हम कर चुके हैं, तो ये भी सही है। तीसरा, इस शेयर सूचकांक को सेंसेक्स नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंसेक्स ऐसे सूचकांक हैं जो बंबई शेयर बाजार की जानकारी देते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी सही हैं। बीएसई के बारे में जो 3 कथन लिखे हुए हैं, तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? देखिए, ये जो मुद्रास्फीति टोकरी का नाम दिया गया है, टोकरी मतलब बास्केट, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई, यानी कि महंगाई नापने के लिए सरकार कौन से सूचकांकों का प्रयोग करती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई 2 प्रकार के मूल्य सूचकांक होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी सरकार क्या करती है, अलग अलग क्षेत्रों की महंगाई जानने के लिए अलग अलग सूचकांकों का प्रयोग करती है, लेकिन पूरे देश की महंगाई जानने के लिए सामूहिक या संयुक्त मूल्य सूचकांकों का प्रयोग करती है। तो इसीलिए प्रश्न पूछा गया है, इसको हम ऑप्शन ए पूछा है थोक मूल्य सूचकांक, बी औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और डी शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका सही उत्तर होगा सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मतलब क्या होगा? ऐसा सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि शहरी और ग्रामीण, क्योंकि जो अर्बन एरियाज होता है और जो रूरल एरियाज होता है, दोनों क्षेत्र का अलग अलग निकाला जाता है ना। ग्रामीण क्षेत्रों की फुटकर महंगाई निकालनी हो और शहरी क्षेत्रों की फुटकर महंगाई निकालनी हो, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र की फुटकर महंगाई में होने वाले परिवर्तन को निकालना हो तो सीपीआई आर का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर शहरों की फुटकर महंगाई को नापना हो तो सीपीआई यू का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन पूरे देश की अगर औसत महंगाई को नापा जाए तो सीपीआई यू प्लस आर यानी कि संयुक्त या सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा सी। थोक मूल्य सूचकांक क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जो थोक बाजार है उसमें कीमतों में क्या परिवर्तन हो रहा है। और ध्यान देना, भारत में औसत स्तर पर व्यापक रूप से जो महंगाई नापी जाती है उसे 2 प्रकार से नापा जाता है। आरबीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल करती है यानी कि सीपीआई का इस्तेमाल करती है, और भारत सरकार थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल करती है। तो जब प्रश्न आएगा तो आप ये देखेंगे कि किसके बारे में पूछा गया है, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये अपनी जो मौद्रिक नीतियां बनाता है तो यह सीपीआई का इस्तेमाल करता है। सीपीआई में होने वाले उतार चढ़ाव को ध्यान में रख करके आरबीआई अपनी ब्याज दरों में परिवर्तन करता है। और जब भारत सरकार अपनी राजकोषीय नीति बनाती है, जब भारत का वित्त मंत्रालय अपनी राजकोषीय नीति या बजट का निर्माण करता है, तो उस समय वह डब्ल्यूपीआई को आधार बनाता है,
थोक मूल्यों को आधार बनाता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में व्यापक रूप से मुद्रास्फीति के आंकड़े जो जारी किए जाते हैं उसमें किसको ध्यान रखा जाता है, तो ये WPI होगा, क्योंकि व्यापक तौर पर देश के मुद्रास्फीति के आंकड़े RBI जारी नहीं करता बल्कि सरकार जारी करती है और सरकार WPI का प्रयोग करती है। ठीक है, तो शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-U है। ये शहरों में फुटकर बाजारों में या खुदरा बाजारों में कीमतों में परिवर्तन को नापने वाला सूचकांक है। अगला प्रश्न कथन और कारण का है। कथन क्या है? सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। अवरुद्ध मुद्रास्फीति क्या है, यहीं पर समझ लो, आगे काम आएगा। अवरुद्ध मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति किसी कारण से रुक जाती है। बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति किन किन कारणों से रुकेगी? जैसे उत्पादन में कमी आ गई, जैसे मानसून गड़बड़ हो गया, सूखा हो गई, या बारिश ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, या सप्लाई चेन ब्रेक हो गई, जैसे मान लीजिए किसी प्राकृतिक आपदा से जो रास्ता था वो खराब हो गया। किसी भी कारण से अगर बाजार में वस्तुएं नहीं आ पाएंगी तो इसकी वजह से बाजार में सामान महंगा हो जाएगा। आप देखते हैं अगर 2 दिन बारिश हो जाए तो बाजार में सब्जियां महंगी हो जाती हैं। तो जब व्यापक तौर पर पूरे देश में इस प्रकार से सप्लाई चेन अवरुद्ध हो जाती है और उसकी वजह से बाजार में निरंतर वस्तुओं को खरीदने के लिए भीड़ लगी रहती है, लेकिन सामान उपलब्ध नहीं होता क्योंकि आपूर्ति ब्रेक हो गई है, सप्लाई चेन ब्रेक हो गई है। इस वजह से जो महंगाई आती है इसको बोलते हैं अवरुद्ध मुद्रास्फीति। तो पूछा है सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल कठिन समय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपूर्ति चेन ब्रेक होने की वजह से जब सामान महंगा होता है तो सरकार के लिए समस्या ये आती है कि बाजार में नई आपूर्ति कैसे पहुंचाए। बाजार में वस्तुएं पहुंचाने के लिए सरकार को बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। कारण है यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभाव के कारण होता है। यानी कि बाजार में आपूर्ति नहीं पहुंच पाती, वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि आपूर्ति जो सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो जाती है। दूसरा, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो वितरण प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। वितरण प्रणाली कहें या आपूर्ति अड़चन कहें, एक ही बात है। तो इन दोनों को पढ़ने के बाद आप बताइए कि क्या सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर होगा आपका ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इन दोनों की व्याख्या करके देखा जा रहा है कि दोनों कथन सही भी हैं और आर में लिखी हुई बात ए की व्याख्या भी करती है, क्योंकि अक्षम वितरण और आपूर्ति अड़चन की वजह से अवरुद्ध मुद्रास्फीति आती है। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI के आंकड़े इनमें से कौन सा मंत्रालय या कार्यालय जारी करता है? ये पूछा गया है कि जो थोक मूल्य सूचकांक है, थोक मूल्य सूचकांक क्या है बता दिए मैंने। ऐसे मूल्य सूचकांक या ऐसे सूचकांक जो थोक बाजार में होने वाली कीमतों के परिवर्तन को नापते हैं। तो इन्हें कौन जारी करता है? ए, भारतीय रिजर्व बैंक। बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। सी, वित्त मंत्रालय। डी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो राइट आंसर होगा बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है यही भारत में WPI के आंकड़े जारी करता है। देखिए, जो WPI के आंकड़े हैं या कोई भी आंकड़े हैं महंगाई से संबंधित, एक बार इनको बता दें। जैसे सरकार ने ये जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है इसने WPI जारी किए, तो इसमें वर्तमान में 697 वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को आधार बनाया गया और 697 वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के आधार पर अन्य वस्तुओं में होने वाली कीमत परिवर्तन का अनुमान लगाया और उसी के आधार पर WPI के आंकड़े तैयार किए। ऐसे ही CPI तैयार किया जाता है। मतलब कि हर एक चीज की कीमतों में होने वाले परिवर्तन तो नहीं नापे जा सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसे
इन 697 वस्तुओं में सबसे ज्यादा वस्तुएं जो हैं वो विनिर्माण क्षेत्र से हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं, क्योंकि हम और आप इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही इसमें दिया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये WPI कौन तैयार करता है? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तैयार करते हैं, और वर्तमान में इनका जो आधार वर्ष है वो है 2011। आधार वर्ष क्या होता है? वर्ष 2011-12 में 697 वस्तुओं की कीमतें कितनी थी और वर्तमान में इनकी कीमतों में क्या परिवर्तन आया है। यानी कि हम वर्तमान कीमतों की तुलना जिस पुरानी कीमतों से करते हैं, वह पुरानी कीमतें जिस वर्ष की होती हैं उसी वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है। तो वर्तमान में भारत में आधार वर्ष के रूप में प्रत्येक स्थान पर, अधिकांश स्थान पर आधार वर्ष के रूप में 2011-12 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीआई के बारे में आप जानते ही हैं। आरबीआई भारत का केंद्रीय या शीर्ष बैंक है। वित्त मंत्रालय एक ऐसी मंत्रालय है जो भारत के वित्तीय मामले देखता है, और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ये उपभोक्ता वस्तुओं से उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता को नापने वाला एक मंत्रालय है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? देखिए, बहुत कॉमन से शब्द होते हैं, आपको बहुत बारीकी से पढ़ना और बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसा कथन है जिससे आप कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति गिरने का यह एक विशेषता है, और उससे यह पता चल जाए कि मुद्रास्फीति में गिरावट हो रही है। पहला है, इसे कूट के आधार पर उत्तर देना है, तो चारों को देख लेते हैं। पहला, कीमतें गिर गई हैं। बी, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं। तीसरा, खाद्य आपूर्ति बढ़ गई है। चौथा, औद्योगिक विकास गतिहीन है। मतलब इन चारों में से ऐसे कौन या कौन कौन से कथन हैं जिनको देख करके आप कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति की दर में गिरावट हुई है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन बी केवल एक सही है। ऑप्शन सी केवल 2 सही है। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 1, 2 नहीं, 1, 3 तथा 4 सही है। अगर देखा जाए तो राइट आंसर इसमें सी है, केवल दूसरा सही है। केवल एक दूसरा सही है कि अगर कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं तो आप कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आ रही है। देखिए, ये दोनों बातें कितनी समान है, लेकिन फिर भी ये उत्तर नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है कीमतें गिर गई हैं। अब कीमतें गिर गई हैं, इससे ये कैसे पता चलेगा कि मुद्रास्फीति की दर गिर रही है? हो सकता है कि मंदी आ गई हो, उसमें कीमतें गिर रही हैं। तो इसलिए आपको सीधे सीधे वो आंसर बताना है जो एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट आंसर है दूसरा, केवल कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर इसमें होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? यह प्रश्न अभी जो हम आपको समझा रहे थे WPI और CPI वहीं से है। यानी कि भारत में मुद्रास्फीति का जो नाप की जाती है उसमें सबसे प्रचलित माप किससे की जाती है? ए मूल्य सूचकांक, बी थोक मूल्य सूचकांक, सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और डी औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। तो राइट आंसर होगा बी थोक मूल्य सूचकांक। मैंने आपको बताया था कि आरबीआई जो है, आरबीआई CPI का इस्तेमाल करती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल आरबीआई करता है। जबकि जो सरकार है, और सरकार का मतलब यहां से क्या है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय सरकार का ही एक हिस्सा है। सरकार WPI का इस्तेमाल करती है। तो अब क्योंकि व्यापक तौर पर देश की मुद्रास्फीति के आंकड़े सरकार ही जारी करती है, तो पूछा गया सबसे प्रचलित माप क्या है? तो प्रचलित माप तो WPI ही होगा, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक इसमें राइट आंसर होगा। मूल्य सूचकांक क्या होते हैं? मूल्य सूचकांक होते हैं जिनसे मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को नापा जाता है, जैसे WPI, CPI। और थोक मूल्य सूचकांक थोक बाजार की कीमतों के परिवर्तन को नापता है। CPI फुटकर बाजार के कीमत परिवर्तन को नापता है। औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक एक प्रकार से उद्योगों में या शहरी क्षेत्रों में होने वाली कीमत परिवर्तन को नापने वाले सूचकांक। मैंने बताया था अलग अलग क्षेत्रों में कीमत परिवर्तन को नापने के लिए अलग अलग सूचकांक बनाए गए हैं। भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण
कौन से सूचकांक के आधार पर होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो भारत में समय समय पर सरकारी कर्मचारियों, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के, इनकी महंगाई भत्ता बढ़ता है। आप देखते होंगे कि सरकार समय समय पर इनकी महंगाई भत्ता बढ़ा करके इनको बढ़ी हुई महंगाई में एडजस्ट करने के लिए इनकी सैलरी बढ़ाता है। तो ये जो सरकार इनका महंगाई भत्ता बढ़ाती है वो किस आधार पर, किन आंकड़ों को ध्यान में रख करके बढ़ाती है? ए राष्ट्रीय आय, बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी जीवन निर्वाह स्तर, डी प्रति व्यक्ति आय। राइट आंसर इज बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी दो प्रकार के मैंने बताया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई दो प्रकार के हैं, एक अर्बन और एक रूरल। तो सीपीआई अर्बन और सीपीआई रूरल, कौन से आंकड़े, अगर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण सीपीआई यू के आधार पर करती है या सीपीआई आर के आधार पर करती है, तो राइट आंसर इज सीपीआई यू, यानी कि शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण करती है। यानी कि जब शहरी क्षेत्र की महंगाई में वृद्धि होती है, और शहरी क्षेत्र में भी क्या, शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, औद्योगिक श्रमिक की मुद्रा, औद्योगिक श्रमिकों को आप कहां पाते हैं? औद्योगिक श्रमिक शहर में ही तो होंगे। तो औद्योगिक श्रमिकों के द्वारा जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान से समझिएगा, औद्योगिक श्रमिकों द्वारा जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है उन वस्तुओं में जितने प्रतिशत वृद्धि होती है उसी को ध्यान में रख करके सरकार महंगाई भत्ते में परिवर्तन करती है, महंगाई भत्ता बढ़ा देती है, ताकि बढ़ी हुई महंगाई से ये लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। तो औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बना करके सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता का निर्धारण करती है। इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक भार मतलब वेटेज दिया गया है? ए खाद्य पदार्थ, बी गैर खाद्य पदार्थ, सी ईंधन, पावर, लाइट एवं लुब्रिकेंट्स, डी विनिर्मित उत्पाद। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो 697 वस्तुएं शामिल की गई हैं किसमें, WPI के निर्धारण में। यानी कि जब उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक का निर्माण करता है तो उसमें 697 वस्तुओं की कीमत परिवर्तन को ध्यान में रखता है और इसी के आधार पर पूरी देश के कीमत परिवर्तन का एक औसत आधार तैयार करता है। तो इनमें सबसे ज्यादा वस्तुएं किस क्षेत्र की हैं? विनिर्माण क्षेत्र से हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज भी विनिर्माण क्षेत्र को ही दिया गया है। विनिर्माण क्षेत्र जो जिनमें बनी हुई वस्तुएं हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये है आपकी आंसर सीट। आंसर सीट को तो मैच कर ही लें, लेकिन सही उत्तर जानने से भी ज्यादा जरूरी है जो ऑप्शंस हैं उनकी सही व्याख्या जानना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना आप आने वाले प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये जो हमने मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी मिलकर के इसका पूरा फायदा उठाएंगे। थैंक यू।